हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म द सर्कल। आज की कहानी ईरानियन सोसाइटी पर बेस्ड है। दोस्तों, फिल्म ख़त्म होने के बाद हम इस कहानी के विषय में बात करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड से एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसने अभी अभी जन्म लिया है। नर्स ने दरवाजे के विंडो से एक महिला को आवाज़ दी कि सोलमाज के साथ यहाँ कौन आया है। तभी वहाँ एक महिला आई जो कि सोलमाज की माँ है। नर्स ने बताया, तुम्हारी बेटी ने एक लड़की को जन्म दिया है, जो कि काफ़ी खुशी की बात है। उसके बाद उस नर्स ने विंडो बंद कर दिया। सोलमाज की माँ ने फिर से दरवाज़ा नॉक किया। इस बार दूसरी नर्स आई। सोलमाज की माँ ने उससे फिर कंफर्म किया कि मेरी बेटी को लड़की हुई है या लड़का। नर्स ने कहा लड़की हुई है। इस बात से सोलमाज की माँ खुश नहीं हुई। उसने कहा, अल्ट्रासाउंड के वक्त हमें बताया गया कि होने वाला बच्चा लड़का है, तो लड़की कैसे हो गई। नर्स ने कहा, कुछ केसेस में ये हो जाता है जहाँ रिपोर्ट गलत आती है। उसने कहा, अगर ये लड़की है तो मेरी बेटी का पति उसे डाइवोर्स दे देगा, क्योंकि उन्हें लड़का ही चाहिए। सोलमाज की माँ इन्हीं सब बातों को सोच घबराने लगी। उसी वक्त वहाँ लड़के की फैमिली आ गई। उनके पूछने पर सोलमाज की माँ ने कुछ नहीं बताया। उन्हें अब भी लग रहा है कि लड़के ने ही जन्म लिया है। सोलमाज की माँ वहाँ से जाने लगी। नीचे उसे एक लड़की मिल गई, जो कि रिश्ते में सोलमाज की बहन लगेगी। लड़की की खबर सुन वो काफ़ी शॉक्ड हो गई। सोलमाज की माँ ने उसे उसके अंकल को कॉल करने के लिए कहा, यानी कि सोलमाज के पिता को। वो लड़की हॉस्पिटल से बाहर निकलकर एक फ़ोन बूथ पर कॉल करने गई। वहाँ पहले से 3 महिलाएं कॉल पर थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये तीनों महिलाएं जेल से भागकर आई हैं। शायद से उनके फ़ोन का कोई जवाब नहीं मिला। उसमें से एक महिला, जिसका नाम मैदे है, उसने नरगिस से उसका गोल्ड चैन मांगा ताकि वो इसे बेचकर कुछ पैसे ले आए, और इसे बेचकर जो पैसे आए उससे वो तीनों नरगिस के विलेज जा सके। जैसे ही एक शॉप पर चैन बेचने गई, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। ये देख नरगिस और अरेज़ऊ वहीं एक कार के पीछे छिप गए। किसी तरह दोनों वहाँ से निकलकर भाग गए। नरगिस ने कहा, अब हम रोज़िलिक कैसे पहुँचेंगे? हमारे पास तो टिकट के भी पैसे नहीं। अरेज़ऊ ने कहा, वो कोई न कोई जुगाड़ निकाल लेगी। अरेज़ऊ एक शॉप पर जाकर कॉल करने लगी। वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। उसके बाद उसने एक सिगरेट लिया और अरेज़ऊ उसे वहीं जलाने लगी। शॉपकीपर ने कहा, यहाँ मत जलाओ, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दोनों वहाँ से चले गए। दोनों एक पेंटिंग की शॉप पर गए। अरेज़ऊ ने उस शॉपकीपर से किसी शख्स के बारे में पूछा। उस शख्स ने कहा, मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता। वो किसी अब्दुल्लाह नाम के शख्स की दुकान तलाश कर रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन उनके साथ जेल से एक और लड़की भागी थी, जिसका नाम परी था। परी ने इनसे जेल में बताया था कि मार्केट में उसके पिता की एक दुकान है, पर उस शख्स ने बताया, यहाँ इस नाम का कोई नहीं। वहाँ हर जगह पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी, इसलिए उन्हें काफ़ी सतर्क रहना पड़ रहा था। वहाँ नरगिस ने उसे शॉप पर रखी हुई पेंटिंग दिखाई और बताया, बिल्कुल ऐसा ही है मेरा गांव, इससे और भी ज़्यादा सुंदर। एक बार हम दोनों वहाँ पहुँच गए तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। उस शख्स ने उन्हें इशारा करके बताया कि सामने जो मैगज़ीन की दुकान है वो शायद किसी अब्दुल्लाह नाम के शख्स की है। अरेज़ऊ उस शॉप पर चली गई। वहाँ एक लड़का काम कर रहा था। अरेज़ऊ के पूछने पर उसने बताया, यहाँ इस नाम का कोई शख्स नहीं, ना तो वो किसी परी नाम की लड़की को जानता है। काफ़ी भटकने के बाद हम देखते हैं दोनों वहाँ से एक फैक्ट्री के बाहर आ गए। शायद से यहाँ अरेज़ऊ के पहचान का कोई शख्स काम करता है। अगर उसे पैसे मिल गए तो दोनों आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। अरेज़ऊ ने बाहर ही उसका इंतज़ार करने को कहा और खुद पैसे लेने ऊपर चली गई। काफ़ी देर तक नरगिस वहीं खड़ी उसका इंतज़ार करती रही। उसे बाहर काफ़ी डर भी लग रहा था। हर तरफ पुलिस थी। थोड़ी देर बाद अरेज़ऊ बाहर पैसे लेकर आई, पर अरेज़ऊ ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि वो किससे पैसे मांग कर ले आ रही है। उसके बाद वो नरगिस को बस स्टॉप लेकर गई और उसे पैसे दिए ताकि वो अपने गांव चली जाए। यहाँ अरेज़ऊ ने उसके साथ आने से इनकार कर दिया, क्योंकि अरेज़ऊ का कहना था
कि वहाँ भी जाकर वो खुश नहीं रह पाएगी। सब जगह एक जैसी ही है, वो यहाँ भी अकेले सरवाइव कर सकती है। नरगिस काफ़ी दुखी हो गई क्योंकि दोनों ने एक साथ काफ़ी वक्त प्रिजन में बिताया था। उसके बाद वो बस में बैठकर दूसरे बस स्टेशन गई जहाँ से उसे अपने विलेज के लिए बस मिलेगी। जब वो टिकट काउंटर पर गई तो उस शख्स ने उसे टिकट देने से इनकार कर दिया क्योंकि नरगिस के पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था, ना तो उसके साथ कोई शख्स था और उसके पास स्टूडेंट आईडी भी नहीं है। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है, पर काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उस शख्स ने उसे बस टिकट दे दी। वो बस के पास गई। वहाँ बस ड्राइवर से पूछने पर उसने कहा 10 मिनट में बस निकल जाएगी। नरगिस ने कहा उसे थोड़ा काम है तो उसे पूरा करके जल्दी लौट आएगी। ड्राइवर ने कहा 10 मिनट में आ जाना वरना वो इंतज़ार नहीं करेगा। वहाँ से नरगिस एक कपड़े की शॉप पर चली गई, शायद उसे किसी के लिए गिफ्ट लेना था। वहाँ से उसने एक शर्ट खरीदी। जब वो बस स्टेशन पहुँची तो वहाँ उसने देखा पुलिस उस बस की तलाशी ले रही है। हर एक के बैग खोलकर देखे जा रहे थे। ये देख वो वहाँ से भाग गई। अब वो वापस बस स्टेशन भी नहीं जा सकती। उसने अरेज़ऊ के पास वापस लौटने का सोचा। उसे ढूंढते हुए नरगिस फिर उसी फैक्ट्री में आ गई जहाँ अरेज़ऊ उसे लेकर पैसे लेने आई थी। भीतर देखने पर उसे पता चला कि वहाँ सिलाई का काम होता है। जहाँ सभी पुरुष थे वहाँ एक महिला भी थी। नरगिस ने उस महिला से अरेज़ऊ के बारे में पूछा। यहाँ उसे पता चला कि इस नाम की वो किसी भी महिला को नहीं जानती। वो भागती हुई बाहर उसी मैगज़ीन शॉप पर आ गई जहाँ वो पहली बार परी का पता पूछते हुए आए थे। नरगिस ने उस लड़के से फिर परी के बारे में पूछा। यहाँ हमें पता चलता है कि ये शॉप परी के पिता की ही है। पहली बार उस लड़के ने झूठ बोला था क्योंकि परी के पिता ने किसी को कुछ भी जानकारी देने से मना किया था। फिर भी उस लड़के ने नरगिस को परी के घर का पता बता दिया। उसने कहा यहाँ से दाएं जाकर तीसरी गली में मुड़ जाना, उसके बाद पहला घर परी का ही है। किसी तरह नरगिस उस एड्रेस पर पहुँच गई। दरवाज़ा ठोकने पर एक शख्स ने दरवाज़ा खोला। जब नरगिस ने उससे परी के बारे में पूछा तो वो शख्स उस पर चिल्लाने लगा कि इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता और परी उनके लिए मर चुकी है। यहाँ हमें पता चला कि ये परी का पिता है और उसने नरगिस को वहाँ से भगा भी दिया। नरगिस दुखी होकर वहाँ से चली गई। तभी वही दो शख्स आए। दोनों परी के घर में ज़बरदस्ती घुसने लगे। ये दोनों परी के भाई थे। उसके बाद घर के अंदर से एक लड़की बाहर आई। यहाँ हमें पता चला ये परी है जो घर में छिपी थी। उसके दोनों भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। वो नहीं चाहते थे कि जेल से भागकर आई हुई लड़की उनके घर में रहे। परी की छोटी बहन उसका बैग लेकर बाहर आ गई। परी भागती हुई एक कैब के पास आई और उसने अपनी बहन को अलविदा कहा। अगर दोबारा वक्त मिला तो वो ज़रूर उससे मिलने आएगी। उसके बाद वो उस कैब में बैठकर वहाँ से चली गई। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। उसने गाड़ी एक जगह रुकवा दी। वो एक थिएटर के बाहर गई। तभी अचानक से उसे उल्टियाँ होने लगी। शायद से उसकी तबीयत खराब है। यहाँ वो एक मोनीर नाम की महिला से मिलने आई थी जो 1 साल पहले उसके साथ जेल में थी, पर मोनीर की सज़ा 1 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी, तो वो यहीं टिकट काउंटर पर काम करती है। दोनों एक दूसरे को देख काफ़ी खुश हुए। परी ने उससे बताया कि मैं जेल से भागी हूँ। एक ग्रुप भागा तो मैं भी उनके साथ भाग निकली। यहाँ हमें पता चला कि वो नरगिस और अरेज़ऊ की ही बात कर रही थी। यहाँ परी ने उससे एल्हम के बारे में पूछा जो उनके साथ जेल में थी, पर वो काफ़ी वक्त पहले ही छूट गई। शायद से 5 साल बीत गए होंगे। मोनीर ने कहा वो 1 साल पहले उससे मिली थी, पर मोनीर को ठीक से पता नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है। शायद से वो किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। यहाँ मोनीर ने बताया जब मैं जेल गई थी तो मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, पर मोनीर को इस बात का ज़रा सा भी दुख नहीं क्योंकि जेल जाने के बाद उसकी दूसरी पत्नी ने ही 4 सालों तक उसके बच्चों का ख्याल रखा था। अब वो सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। उसके बाद मोनीर उसे अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल छोड़ने ले गई जो कि उसके घर के रास्ते में ही पड़ता है। उसने परी को हॉस्पिटल के बाहर उतार दिया। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ एल्हम नर्स का काम करती है। जाते वक्त मोनीर ने परी को कुछ पैसे दिए, पर परी ने लेने से इनकार कर दिया।
उसके बाद परी ने जाकर रिसेप्शन पर एलहम का नाम बताया, पर उस शख्स ने कहा कि इस नाम का यहाँ कोई काम नहीं करता। उसने फिर से चेक करने को कहा। उस शख्स ने दोबारा से चेक करके बताया कि एलहम नाइट शिफ्ट में ही है और वो उसे इमरजेंसी रूम में मिल जाएगी। वहाँ वो एलहम से मिली। दोनों एक दूसरे को देख काफ़ी खुश हुए, क्योंकि दोनों ने एक साथ काफ़ी वक्त प्रिजन में बिताया था। वहाँ उस प्रिजन में अच्छे और बुरे दोनों पल उन्होंने साथ काटे थे। एलहम के पूछने पर परी ने बताया कि यहाँ का पता उसे मोनीर ने बताया और उसने एलहम की शादी के लिए भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। एलहम ने बताया उसने इसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से शादी कर ली। परी को देख पता चलता है कि वो यहाँ किसी काम से आई है, क्योंकि 5 साल बाद एक प्रिजनर से इस तरह मिलने आना जरूर उसे कोई बहुत ज़रूरी काम होगा, पर उसने अभी तक इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ हमें पता चला कि एलहम के पास्ट के बारे में इस हॉस्पिटल में किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि उसके पति को भी नहीं पता। उसने ये भी बताया कि जब से वो जेल से छूटी है अपने पेरेंट्स से नहीं मिली, पर एलहम अपनी इस ज़िंदगी में काफ़ी खुश है, क्योंकि डॉक्टर एक अच्छा इंसान है और एक अच्छे परिवार से है। अब एलहम के पास एक घर है, एक परिवार और एक बेटी भी, जो उसकी पहले पत्नी से थी। इसके अलावा एक इंसान को ज़िंदगी में और क्या चाहिए। एलहम का पति भी उसके पास्ट के बारे में नहीं जानता। इस बात का डर उसके मन में हमेशा बना रहता है। जिस दिन उसे एलहम की सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा, कहीं वो सच्चाई जानकर उसे छोड़ न दे। वहाँ परी ने उससे मदद मांगी। यहाँ एलहम कुछ समझ नहीं पाई। परी बताई कि वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को गिराना चाहती है। उसने कई जगह अबॉर्शन के बारे में बात भी की, पर उसे कहीं सफलता नहीं मिली। अब वो एलहम के पास एक आखिरी उम्मीद लेकर आई है। ये कहते वक्त परी के चेहरे पर एक दुख साफ नज़र आता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एलहम ने उसे वहीं लॉकर रूम में रुकने को कहा। परी उसका वहीं इंतज़ार करने लगी। वहाँ कई नर्सेस का आना जाना लगा था। काफ़ी देर इंतज़ार करने पर जब वो नहीं आई तो परी वहाँ से निकलकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आ गई। वहाँ एक नर्स से पूछने पर पता चला कि वो इमरजेंसी वार्ड में है। उसने देखा एलहम अपने पति के साथ ऑपरेशन थिएटर में थी। उसे देखते ही एलहम बाहर आ गई। एलहम काफ़ी घबराई हुई थी। उसने परी से पूछा कि कहीं उसके पति ने उसे देख तो नहीं लिया। उसने परी को लॉकर रूम में इंतज़ार करने को कहा। थोड़ी देर बाद एलहम उसे लॉकर रूम में मिली। उसने परी से बताया कि उसका अबॉर्शन यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है। बिना फादर परमिशन और डॉक्यूमेंट्स के ये पॉसिबल नहीं। परी ने उस पर दबाव बनाया कि वो जाकर अपने पति से इस बारे में बात करे। वो डॉक्टर है तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगा। पर एलहम अपने पति से इस बारे में बात नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहती कि एक जरा सी गलती से उसका पास्ट उसके पति के सामने आ जाए। परी काफ़ी भावुक हो गई। एलहम ने उसे कुछ पैसे देने चाहे, पर परी ने उसे लेने से इनकार कर दिया। परी ने उसकी तरफ देख कहा कि वो काफ़ी बदल चुकी है। जेल में उसके द्वारा किए गए एहसानों को शायद वो भूल गई। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली गई। एलहम भी काफ़ी दुखी दिखाई देती है। शायद उसे भी अपने हंसते खेलते परिवार को खोने का डर था। परी वहाँ से एक फ़ोन बूथ पर आ गई। रात उसके पास जाने को कोई जगह नहीं, घर पर लौट नहीं सकती। रिश्तेदारों को भी उसके जेल जाने की खबर थी, तो वो भी उसे अपने यहाँ नहीं रखेंगे। तभी वहाँ पुलिस वाले आ गए। उन्हें देखते ही वो वहाँ से चली गई। वहाँ से निकलने के बाद उसे फिर उल्टियाँ होने लगी। रात वहाँ से गुजरते वक्त उसने सड़क पर एक गुड़िया गिरी हुई देखी। उसने थोड़ी दूर देखा तो एक माँ अपनी बेटी के साथ थी। उसने गुड़िया ले जाकर उन्हें दे दी। परी ने उस महिला से होटल का पता पूछा, क्योंकि रात बिताने के लिए उसे एक जगह की तलाश थी। उस महिला ने दूसरी तरफ इशारा कर होटल का रास्ता बताया, जो ठीक उसके पीछे ही था। पर उसने देखा होटल रिसेप्शन पर एक ऑफिसर खड़ा था और परी के पास आईडी कार्ड भी नहीं, इसलिए वो वहाँ नहीं गई। तभी उसकी नज़र बाहर उस छोटी लड़की पर गई जिसे अभी वो गुड़िया देकर आई थी। उस लड़की के साथ उसकी माँ नहीं है। उसे ये काफ़ी अजीब लगा कि इतनी अंधेरी रात में कोई इस बच्ची को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। उस महिला का बैग भी वहीं था।
परी उसके पास गई और उसकी माँ के बारे में पूछा, पर उस बच्ची को कुछ पता नहीं। वो बच्ची रो रही थी। वहाँ एक बलून वाला भी था, उसे भी उस बच्ची की चिंता होने लगी। तभी परी ने एक गाड़ी के पीछे उसकी माँ को छिपे हुए देखा तो वहाँ उसके पास चली गई। हम देखते हैं वो लड़की वही उस बलून वाले के साथ थी जो उसकी माँ को ही तलाश कर रहा है। वो लड़की लगातार अपनी माँ के लिए रोई जा रही थी। यहाँ उस महिला ने परी से सारी बात बताई। उसने अपनी बच्ची को जानबूझकर अकेला छोड़ दिया ताकि इस बच्ची को एक अच्छा परिवार मिल जाए, क्योंकि उस महिला के पास सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं। शायद कोई उसे इस तरह अकेला देखकर अडॉप्ट कर ले और शायद वक्त बीतने के बाद वो अपनी माँ को भी भूल जाए। ये सब कहते वक्त उसकी माँ रो रही थी। उसके बाद उस बच्ची को एक ऑफिसर अपने साथ लेकर चला गया। परी वहाँ से चली गई। हम देखते हैं उस लड़की की माँ सड़कों पर अकेले चल रही थी। एक शख्स ने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। यहाँ उस महिला को पता चला कि वो शख्स एक अंडरकवर ऑफिसर है। उस ऑफिसर को लगा कि वो महिला कोई प्रोस्टिट्यूट है, पर वो महिला किसी तरह उसकी गाड़ी से भाग निकली। हम देखते हैं उन्होंने एक और महिला को पकड़ रखा है जो कि प्रोस्टिट्यूट है। उसके बाद ऑफिसर्स ने उसे अपनी वैन में बिठाया, फिर उसे वैन में बिठाकर प्रिजन ले जाने लगे। पर उस महिला के चेहरे को देख हमें ऐसा लगता है जैसे वो अपने भीतर काफ़ी राज छिपाए हुए हैं, जिसका पास्ट काफ़ी डरावना है, लेकिन हमें कुछ साफ साफ पता नहीं चल पाता। फिर उसने अपनी बैग से सिगरेट निकाला और स्मोक करने लगी। जैसा कि हम जानते हैं ईरान में प्रोस्टिट्यूशन और स्मोकिंग दोनों ही इलीगल है। उसके बाद उस महिला को ले जाकर एक सेल में बंद कर दिया गया। उस महिला ने अपने सेल की विंडो पर नॉक किया और ऑफिसर से कहा कि मेरी दवाई मेरे बैग में है, पर उस ऑफिसर ने उसकी बात नहीं सुनी और कहा बाद में चीफ से बात कर लेना। उसके बाद वो महिला खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर बारिश जोरों की थी। उस सेल में और भी महिलाएं थीं। तभी एक ऑफिसर ने आकर विंडो पर सोलमाज गुलामी का नाम पुकारा और उस महिला ने कहा यहाँ कोई सोलमाज नहीं है। यहाँ हमें पता चला उस महिला का नाम सोलमाज गुलामी है जो यहाँ अभी लाई गई थी। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, इस कहानी का पूरा सार और निचोड़ इस कहानी के अंत में छिपा था। दोस्तों, सोलमाज गुलामी कौन है, ये जानने के लिए आपको कहानी की शुरुआत में जाना होगा। जब कहानी शुरू हुई थी, ये वही महिला है जिसने हॉस्पिटल में एक लड़की को जन्म दिया था। ये वही सोलमाज गुलामी है, पर वो यहाँ तक कैसे पहुँचती, इसका जवाब तो आपको इस पूरी कहानी के दौरान ही मिल गया होगा। सज़ा काटने वाली हर महिला का पास्ट यही है, जो समाज में किसी न किसी तरह से प्रताड़ित की गई है। उन्हें समाज में वो दर्जा नहीं मिला जिसकी वो असल हकदार है। बस इन्हीं कारणों से वंचित होकर उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठा लिए जिससे उनकी दुनिया एकदम से बदल गई। इस फिल्म में हर किसी की कहानी अधूरी ही रह गई, जैसे नरगिस, परी और सोलमाज की। पूरे इतिहास को देखें तो पता चलता है कि ईरान की महिलाओं ने ईरानी समाज में कई भूमिकाएं निभाई हैं और कई तरीक़ों से अपना योगदान दिया है। ऐतिहासिक रूप से परंपरा यह रही है कि महिलाओं को घर संभालने और बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अपने घरों तक ही सीमित रहना चाहिए। पहलवी युग के दौरान महिलाओं की दिशा में एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ, जैसे कि घूंघट पर प्रतिबंध, वोट देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन। 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद अपनाया गया ईरान का संविधान आर्टिकल 20, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए समानता की घोषणा करता है। आर्टिकल 21 के साथ साथ संसद द्वारा पारित कुछ कानून महिलाओं के फेवर में थे, जैसे कि महिलाओं को गाड़ी चलाना और सार्वजनिक पद संभालने और विश्वविद्यालय में भाग लेने की अनुमति। इस्लामी क्रांति में महिलाएं सक्रिय रूप से भागीदार थी और जब सार्वजनिक स्थान पर हो तो चेहरे और हाथों को छोड़कर सभी बाल और त्वचा ढकी होनी चाहिए। अगर सार्वजनिक स्थानों पर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो कानून द्वारा उन्हें दंडित किया जा सकता है। विशेष रूप से हाल ही के कुछ सालों में ईरानी महिलाओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है, जिसके तहत उन्हें अपने अधिकार और अपनी फ्रीडम वापस चाहिए।
जिसके लिए ईरान की महिलाओं ने काफ़ी रेबल ग्रुप भी बनाए हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।